होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस तरह के भारत सरकार के कई मंत्रालय राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर्स की लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, 2005 से 2008 तक कई बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला है। अब आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा उस संस्था में कैसे जा रहा था, क्यों जा रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। डीएलएफ ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम किया है और उसे चंदा दिया है। इसलिए सिर्फ चीन पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, चीन पर गांधी परिवार चुप क्यों है, ये तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो ये बताता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आपका और हमारा पैसा, इस देश में जो टैक्स पेयर है उसका पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में पहुंच रहा था सरकार द्वारा और सरकारी कंपनियों द्वारा। पहला सवाल आपसे यही है जो कि हमें पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो नई घोषणाएं हुई हैं, आपने परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है और 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, रोड मैप क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जो हालात हैं 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा? सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी, उसके लिए सीबीएसई ने ये सोचा था पीछे के समय कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उन परीक्षाओं को करेंगे और जो कॉपियां, जो परीक्षाएं हो गई थी उसकी 1.5 करोड़ जो उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनकी जांच होनी थी, वो हम लोगों ने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ले करके और जो 3000 सेंटर थे हमारे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घरों तक उन कॉपियों को पहुंचाया। तो हमारे मन में ये था कि इस बीच हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचवा लेंगे और इधर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम इन परीक्षाओं को कर लेंगे। तो आगे हम लोग 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां लगी और क्योंकि हमारे अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लगा कि छात्र का इस समय उन केंद्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। वो छात्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम लोगों ने ये विचार किया कि इस समय जो कुछ संभव हो सकता है उसको मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया गृह मंत्री जी से उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है, तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है,
तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं? क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी इस बारे में, कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है, तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था, उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी, और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है, और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ, संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। डाउनलोड किया। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 12% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। उसमें भी 27% परिवार जो है वो शहरों में है और ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 5% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। तो ऐसे में जो बाकी के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना उनके पास वो सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप में, और मुझे लगता है कि चौधरी जी आप इस बात से सहमत होंगे कि न देश को पता था, न छात्र को पता था, न अध्यापक को, न हमको पता था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी और एकाएक सबको घरों में कैद होना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में शायद अभिभावक को ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमने किया और हम लोगों ने ऑनलाइन रात और दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने जुट करके और कैसे करके भी, चाहे स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर लाई, ई पाठशाला पर लाई और स्वयं पर लाई, स्वयं प्रभा पर लाई, और हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंच हो सके। जिस बात को आपने अभी चर्चा की है और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर तक के छात्र तक भी जा सके, वो भी वंचित न रहे, तो जहां दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं और स्वयं प्रभा सहित विभिन्न माध्यमों से हम उस तक जा रहे हैं, तो जिसके पास नेट नहीं है, स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, उसमें हमने स्वयं प्रभा के जो ये 32-34 चैनल हैं हमारे पास 24 घंटे चलते हैं, ये डिश टीवी। कई बार आपको ये कंफ्यूजन आपको भी महसूस होता है कि हमने पूजा स्थल खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ खोल दिया, हमने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, दुकानें खोल दी, सब कुछ तो हमने खोल दिया, सिर्फ स्कूलों को हमने नहीं खोला। जबकि होना चाहिए था उल्टा। बच्चों की शिक्षा का इतना नुकसान हो रहा है, हमें पहले ये देखना चाहिए था कि बच्चों की शिक्षा आ जाए, लेकिन हमने जो अनलॉक किया वो उल्टा किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा किया, और मैं समझता हूँ यदि पूरी दुनिया देखती है तो आज मोदी जी का जो विजन था और उनके निर्णय लेने की जिस तरीके से क्षमता है और पूरा देश जिस ढंग से उनके पीछे खड़ा हुआ है, यदि ऐसा नहीं होता तो कैसी खतरनाक परिस्थितियां आती है। 130 करोड़ लोग। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म वर्ष 1838 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र की रचनाओं ने लाखों लोगों को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दी थी। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था।